चैप्टर 7 जो है उसके अंदर हम लोग उत्तक पढ़ रहे हैं बेटा। जंतु उत्तक हमारा टॉपिक है। अब जंतु उत्तक हम लोगों ने कल क्लास के अंदर देखा था कि 4 तरीके में हम डिवाइड करते हैं जंतु उत्तकों को, या हम 4 प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा उपकला उत्तक, फिर संयोजी उत्तक, फिर पेशीय और फिर तंत्रिकीय उत्तक। 4 उत्तक थे। अब उसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था उपकला उत्तक। उपकला उत्तक का क्या मतलब होता है कि ऐसा उत्तक जो किसी अन्य उत्तक पे क्या होता है, पाया जाता है। एपिथीलियम जो शब्द होता है उसका अर्थ ही यही होता है। एपी, एपी का मतलब होता है ऊपर, है ना, और थीलियम मतलब किसी अन्य उत्तक के ऊपर पाया जाने वाला उत्तक। ये एपिथीलियम का या जो उपत्वचा उत्तक है हमारा, उपकला उत्तक जो है वो है। अब उपकला उत्तक के हम लोग प्रकार देख रहे थे, तो उपकला उत्तक के प्रकार को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला था सरल, फिर संयुक्त या स्तरित, और तीसरा है विशिष्ट उपकला उत्तक। सरल के अंदर हम लोगों ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? शल्की सरल उपकला उत्तक था, फिर उसके बाद घनाकार और फिर स्तंभाकार। फिर उसके बाद हमने संयुक्त के प्रकार देखे थे। संयुक्त को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्तरित, घनाकार, स्तरित शल्की और स्तरित स्तंभाकार। आज जो हमको पढ़ना है वो है हमारा विशिष्ट उपकला उत्तक। इसके 5 प्रकार जो हैं वो हैं हमारे पास। एक तो है आभासी स्तरित उपकला उत्तक, दूसरा है संक्रामी, ठीक है, तीसरा है ग्रंथियल, चौथा तंत्रिका संवेदी और पांचवा हमारे पास वर्णकित है। यहाँ पे ग्रंथियल जो है उसके फिर से हम प्रकार देखेंगे कि कोशिका की संख्या के आधार पर इसको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो है वो करके हम लोग पढ़ते हैं, और श्रवण के आधार पर भी पढ़ते हैं, जिसमें 2 प्रकार हो जाते हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो ये प्रकार जो है वो हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि विशिष्ट उपकला उत्तक। विशिष्ट उपकला उत्तक से मतलब क्या है वो समझेंगे, हम क्यों इसको विशिष्ट कह रहे हैं। देखो, उपकला उत्तक जो है वो क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विभिन्न अंग है उसकी बाह्य सतह का निर्माण करता है, मतलब उसको चारों ओर से कवर करने का काम करता है। या जो नलिकाकार संरचनाएं होती है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर धमनी है, शिरा है, ये कैसी है, नलिका रूप में। तो नलिकाकार संरचना होती है, जैसे कि आंख है ना, तो इसके अंदर वाली जो सतह है उसका क्या करता है, ये निर्माण करता है इस तरह से उपकला उत्तक, ठीक है। अब विशिष्ट उपकला उत्तक में क्या होता है कि ये जो उपकला उत्तक है वो अपनी संरचना को क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। रूपांतरित करने का मतलब अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन ले आता है। अब परिवर्तन ले आता है तो क्यों लाता है, कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर में क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। मतलब जैसे कि स्तंभाकार कोशिका है ना, स्तंभाकार कोशिका हम लोगों ने पढ़ी थी कल, है क्या? स्तंभाकार एक सरल जो है उपकला उत्तक ही है, लेकिन ये क्या करता है, इस तरह से अपनी आकृति को बड़ा कर लेता है, ठीक है, एक कलश के समान अपनी आकृति को ले लेता है, और किसका स्त्रवण करता है, श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। कहाँ पर होती है ये चीज, ये हमारी जो आंत होती है उसके जो उपकला उत्तक होती है, यानी जो सरल उपकला उत्तक होता है जिसका प्रकार है हमारा स्तंभाकार, है ना। तो इस स्तंभाकार जो उपकला उत्तक होती है इस आंत की, उसकी जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, किसके लिए, श्लेष्मा के स्त्रवण के लिए, है ना। और इस कोशिका को हमने क्या नाम दे दिया, कलश कोशिका, क्या किया, नाम दे दिया, ग्लोबलेट सेल जो है वो कहा। तो इसने अपनी शेप चेंज करी कि नहीं करी, श्लेष्मा के स्त्रवण के लिए, है ना। तो ये चीज होती है विशिष्ट उपकला उत्तक के अंदर, कि जो उपकला उत्तक होते हैं वो विशेष कार्यों को करने के लिए, संपन्न करने के लिए अपनी संरचना को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, या एक सिंगल वर्ड में बोलूं कि संरचना को रूपांतरित कर देते हैं, है ना, मॉडिफाइड कर देते हैं। तो ये हमारा उत्तक क्या कहलाता है, विशिष्ट उपकला उत्तक कहलाता है, ठीक है। अब इसका प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है आभासी, या हम बोल सकते हैं इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, है ना। तो आभासी स्तरित उपकला उत्तक। आभास होने का क्या मतलब समझते हो बेटा, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले आभास, आभास का मतलब फील होना, अज्यूम होना, या हम बोलते हैं इसको कि जैसा एक्चुअली होता नहीं है वैसा हमको लगता है ना। तो आभास होता है या प्रतीत होता है,
दैट मीन्स इसमें क्या प्रतीत होता होगा। देखो इसकी संरचना से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हमको पता है कि उपकला उत्तक के नीचे एक मृत लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारीय कला। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला प्रकार है ना आभासी, वो एक्चुअली किसका रूपांतरण है, स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है उसी का ही रूपांतरण है। होता क्या है, इसके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है छोटी और दूसरी होती है आकार में बड़ी, बड़ी वाली होती है स्तंभाकार। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, ये बड़ी जो कोशिकाएं आप देख रहे हो इनके आधार में। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और ये जो बड़ी कोशिका है, देखो छोटी कोशिका है वो किसके ऊपर अरेंज है, आधारी कला के ऊपर अरेंज है। अब यहाँ पर ये बड़ी कोशिका का ये हेड है और ये बड़ी कोशिका है, तो इसको भी बेस कौन दे रहा है, यहाँ पर आधारी कला ही दे रही है ना। ठीक है, तो इसका केंद्रक इधर है, लेकिन हमको लग क्या रहा है, ये दोनों ही कोशिकाएं हैं कहाँ पर स्थित, ये भी आधारी, छोटी वाली भी किसके ऊपर आधारित है, आधारी कला पर, और ये बड़ी वाली भी किसके ऊपर चिपकी हुई है, आधारी कला पर हमको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये सिंगल लेयर नहीं है, ये कितनी लेयर से बनी हुई है, दो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई है, दो अलग अलग परतों के रूप में है, लेकिन है क्या ये एक ही परत है। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों बड़ी कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं है किसके अरेंज, किसके ऊपर अरेंज है, आधारी कला जो कि मृत कला है उसके ऊपर ही अरेंज है ना। तो हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो लेयर्स के अंदर अरेंज है, लेकिन है क्या ये एक ही लेयर्स के अंदर ये जो है पाई जाती है, आधारी कला पर पाई जाती है। ठीक है, तो अभी आभासी स्तरित उपकला में आप मतलब ये समझते हो कि इसमें दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, एक आकार में बड़ी होती है, छोटी होती है। छोटी वाली जो होती है वो बड़ी कोशिकाओं के जो आधार यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें बीच बीच में लगी हुई रहती है। देखो ये वाली बड़ी वाली कोशिका है, ठीक है, और ये बड़ी कोशिका है, तो इसके बीच में जो गैप है उसको कवर कर रही ना ये छोटी वाली कोशिका, तो इनके आधार में ये लगी हुई होती है। चूंकि इनके केंद्र की स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये एक लेयर नहीं है, ये क्या है, दो लेयर है, ऐसा हमको क्या होता है प्रतीत होता है। इसीलिए इसे आभासी स्तरित उपकला उत्तक कहते हैं। लेकिन है क्या ये वास्तव में सरल स्तंभी उपकला ही है, बस कोशिकाओं की साइज में क्या है अंतर है। ठीक है, उपस्थिति कहाँ होती है इस उपकला उत्तक की, तो ये हमारी जो श्वास नली होती है वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा जो नासिका, ग्रसनी, ऐसे एरियाज के अंदर ये क्या होती है पाई जाती है। समझ आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा विशिष्ट उपकला उत्तक है उसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा। उसका जो हमारा नेक्स्ट प्रकार है वो है कौन सा, अंतर्वर्ती या संक्रामी। ठीक है, अंतर्वर्ती भी कहा जाता है इसको। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। देखो क्या विशेषता होती है इसकी। सबसे पहली बात, अभी हम लोगों ने कल जो आपको वीडियो में पढ़ाया, उस वीडियो के अगर अंदर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो हम लोगों ने ये देखा था कि उपकला उत्तक जो है उसकी कोशिका पाई जाती है, उसके बाद नीचे मृत या हम बोले डेड जो है आधारी कला आती है, और फिर कौन सी आती है, संयोजी उत्तक आते हैं। यही था, ये उपकला सबसे ऊपर आती है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टाइप है कौन सा, विशिष्ट उपकला उत्तक के अंदर नेक्स्ट टाइप हमारा है अंतर्वर्ती या संक्रामी। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको कहा जाता है। तो जो संक्रामी या अंतर वाली जो हमारा प्रकार है उसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ये जो आधारीय कला है वो होती ही नहीं है। ठीक है, यानी उपकला उत्तक सीधा सीधा किसके संपर्क में होता है, संयोजी उत्तक के संपर्क में होता है, और डायरेक्ट अपना पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है। समझ में आ गया। प्लस ये एक सिंगल लेयर से नहीं, कई लेयर जो कोशिका की होती है वो इसके अंदर इस तरीके से क्या होती है, पाई जाती है। और एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो है अपारगम्य होती है, जल से क्या होता है आर पार जा नहीं सकता, जल के लिए ये अपारगम्य होती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें प्रसारणशीलता यानी फैलने की क्षमता पाई जाती है। क्या होता है संक्रामी में, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्रसारणशीलता पाई जाती है, यानी ये फैलती है, और जल जो है वो इधर से इधर नहीं जा सकता, यानी H2O के लिए ये क्या होती है, अपारगम्य होती है। तो आप सोचो
जैसे कि मूत्राशय होता है ना, मूत्राशय की अंदर वाली भित्ति में यही पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जल वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर ये पारगम्य होती तो इधर और इधर ट्रांसफर हो जाता कि नहीं हो जाता। फिर उसके बाद ये मूत्राशय के अंदर क्या होता रहता है, मूत्र रात भर में इकट्ठा होता है कि नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता जाएगा, ये क्या हो जाएगी, फैलती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये संक्रामी या प्रसारणशीलता युक्त जो उपकला उत्तक है वो कहाँ पाया जाएगा, मूत्रवाहिनी के अग्र हिस्से में, मूत्राशय में, ऐसी जगह पर ये पाया जाएगा, ठीक है। जहां पर जल आता जाता हो और जहां पर पानी को यानी जो मूत्र है उसको स्टोर करके क्या किया जाता हो, रखा जाता हो। फिर आपके तीसरा प्रकार है कौन सा, ग्रंथिल। इसके ये थोड़ा सा बड़ा है इन सारों में से, इसकी क्योंकि सब टाइप है। तो ग्रंथिल में देखो क्या होता है, ग्रंथियां क्या करती है बेटा, सिंपल सी बात है कि मनुष्य के अंदर जो हमारे जंतु होते हैं उनके जो उत्तक जो है, जो उसका उपकला उत्तक जो है वो किसका निर्माण करता है, ग्रंथियों का। और ग्रंथियां यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह, हो सकता है कोशिकाओं का समूह हो या हो सकता है एक सिंगल सेल। ये कोशिकाएं क्या करती है, किसी विशेष पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है और उसको क्या करती है, रिलीज करती है, यानी स्त्राव करती है, उसको स्त्रावित करती है। आ गई बात समझ में। तो ग्रंथियां जो होती है वो उपकला उत्तक से बनी हुई होती है। और कौन सा उपकला उत्तक है, यहाँ पर ग्रंथिल उपकला उत्तक होता है, ठीक है। तो यह उपकला उत्तक जंतुओं की विभिन्न ग्रंथियों का क्या करता है, निर्माण किया जाता है। और ग्रंथियां क्या काम करती है, विभिन्न रसायन, द्रव और श्लेष्मा जो चिपचिपा तरल होता है उसका क्या करती है, स्त्रावण करती है, ठीक है। ग्रंथिल उपकला की कोशिकाएं या तो कैसी होगी, घन के आकार की या फिर स्तंभाकार होती है। मतलब स्तंभाकार उपकला उत्तक और घनाकार उपकला उत्तक जो है वो किसका निर्माण करता है, ग्रंथिल उपकला उत्तक का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर आता है संरचना और कोशिका की संख्या के आधार पर ग्रंथिल उपकला उत्तक को, किसके आधार पर, संरचना और कोशिका की संख्या के आधार पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है एक कोशिकीय और दूसरा आता है बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियां, क्या मतलब समझे, यानी कोशिका एक होगी और वो किसी न किसी पदार्थ का क्या करेगी, स्त्रवण करेगी, निर्माण करेगी। ये जैसे कि अगर बात करते हैं एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिका की, तो ये कोशिका जो होती है यानी इसमें एक जो है कोशिका होती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। और इस एक कोशिका के द्वारा जो है किसी भी पदार्थ का श्रवण किया जाता है। दैट मीन्स ये कैसी होती है, एकाकी होती है, एकांकी होती है, मतलब सिंगल सेल होती है। इसका उदाहरण कौन सा है, कलश कोशिका या ग्लोबलेट सेल कहाँ पाई जाती है, आंत्र के अंदर पाई जाती है। और किसका श्रवण करती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है, अभी पहले समझाया है थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद आती है बहुकोशिकीय ग्रंथियां। इसके अंदर क्या होगा, ये ग्रंथि बनी है लेकिन कई जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर इसका क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो ये बहुकोशिकीय जो ग्रंथिल कोशिका है उसको हम सब डिवाइडेड करते हैं बेटा, काफी जो है इसके भाग है वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिका कौन कौन से प्रकार है, देखो। सबसे पहला आता है नलिकाकार, ठीक है। नलिकाकार आएगा, इसके अंदर भी दो प्रकार हो जाते हैं, सरल नलिकाकार, फिर संयुक्त नलिकाकार। समझ आ गया। फिर आता है दूसरा प्रकार कुप्पिकाकार, इसके भी दो प्रकार है, सरल व संयुक्त कुप्पिकाकार, ठीक है। फिर तीसरा प्रकार आ जाता है इसका संयुक्त नलिकाकार कुप्पिकाकार। ये किसका प्रकार है, बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाओं का। सबसे पहले आता है नलिकाकार। नलिकाकार के अंदर क्या होता है, कोशिका जो होती है, ग्रंथि की जो कोशिका होती है वो ऐसे नली के रूप में अरेंज होती है,
इस तरीके से ये एक नली के समान संरचना के रूप में क्या होती है, अरेंज होती है। यानी जितनी भी कोशिकाएं आप देख रहे हो ये सब क्या है, जिसमें मैं ये डॉट डॉट बना रही हूँ, ये सब क्या है, ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं किस रूप में अरेंज है, नलिका के रूप में, यानी ऐसे उंगली के समान क्या है, अरेंज होती है। फिर आती है बात किसकी, संयुक्त नलिकाकार। संयुक्त नलिकाकार में क्या होता है बेटा, देखो ये ऐसे है, ये इस तरह से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ पर इस तरह से जब भी बनाओगे, आई थिंक आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, फिर यहाँ पर भी ये ऐसे। तो ये इस तरह से आप डिवाइड करके क्या कर दोगे, कोशिका बना दोगे। तो ये एक नली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, आठवीं और ये नौ। इस तरह से पूरा क्या है, ये अरेंज है कोशिकाएं। ये एक जो थी वो एक आ रही है इधर, यानी नलिकाकार जो ग्रंथियां हैं वो संयुक्त रूप से पाई जा रही है, यानी आपस में जुड़ी हुई है। देखो एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी है कि नहीं। तो संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ना, आपस में जुड़कर क्या करती है, इस तरीके की संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। तो नलिकाकार ग्रंथियां जो होती हैं इनमें स्रावी कोशिकाएं नलिका के रूप में व्यवस्थित रहती है। कहाँ पाई जाती है, हमारी जो संवेद ग्रंथियां यानी जिसमें पसीनों का निर्माण होता है वो यही ग्रंथियां होती है। फिर उसके बाद आंत्र की दीवार में उपस्थित ब्रूनर ग्रंथियां, वो इसी का क्या है, उदाहरण है। फिर आती है कुप्पिकीय। तो कुप्पिका का जो है नेक्स्ट प्रकार जो है वो कौन सा है, कुप्पिकाकार है। तो कुप्पिकाकार के अंदर अगर मैं सिंगल बनाऊं, दो प्रकार है ना, सरल और संयुक्त। तो सरल वाला अगर डायग्राम बनाती हूँ, सरल वाला समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी संरचना जो होती है वो फ्लावर पॉट की तरह होती है ना, फ्लास्क के आकार की होती है, ऐसे लंबा होके, और फिर ये गोलाकार, फ्लास्क ऐसे ही होता है ना, यूं करके और फिर यूं, फिर अंदर फ्लावर लगा रहता है। तो ये इस तरीके से कोशिकाएं जो है वो किस रूप में अरेंज होती है, फ्लास्क के रूप में अरेंज होती है। इसे हम कहते हैं कुप्पिकाकार, है ना। ये सब कोशिकाएं जो आप देख रहे हो ये कोशिकाएं हैं, डॉट 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 जो मैं लगा रही हूँ वो कोशिकाओं का केंद्रक है। तो ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। तो जो कोशिकाएं होती है वो किस रूप में, फ्लावर पॉट के रूप में अरेंज होती है। लेकिन अगर ये संयुक्त प्रकार की है तो संयुक्त में कैसे होगा बेटा, ये यहाँ पर ऐसे अरेंज होकर, ये ऐसे यहाँ पर आप बनाओगे, लास्ट में ऐसे कर दोगे, ऐसे लंबा बनाओगे, लास्ट में ऐसे कर दोगे, यहाँ ऐसे बनाओगे। तो इस तरीके से ये कई कुपिकाकार जो कोशिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, वो इस तरह से जुड़ जाती है। तो ये आप इस तरीके से क्या करोगे, बना लोगे, है ना। तो ये आपको मैं जो नोट्स दे रही हूँ उसके अंदर डायग्राम बना हुआ है। अब आता है कुपिकाकार ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये फ्लास्क के आकार की होती है। ये स्तनधारियों की तेल ग्रंथि, जो लार ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है, स्तनधारी के अंदर जो लार ग्रंथि होती है और जो तेल ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, संयुक्त कुपिकाकार होती है। और मेंढक की जो त्वचा होती है उसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, सरल कुपिकाकार पाई जाती है। अब नेक्स्ट वाला प्रकार तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या होगा, संयुक्त नलिकाकार कुप्पिकाकार। क्या मतलब है कि जिसके अंदर संयुक्त हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, कौन सी चीज, नलिकाकार भी है और कुप्पिकाकार भी है। दैट मीन्स दोनों ही प्रकार की नलिकाकार और कुप्पिकाकार जो संयुक्त प्रकार की जो हमारी ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। तो इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, ये यहाँ पर करके, ये तो आपने बना दी नलिकाकार, क्योंकि नलिकाकार है, सिंगल नहीं है, कैसी है, संयुक्त लिखा हुआ है। तो आप नलिकाकार बनाओगे, कैसी बनाओगे, संयुक्त बनाओगे। डिवाइड कर लेना, इसको मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ। और कुप्पिकाकार भी बनाओगे तो कैसी बनाओगे, संयुक्त प्रकार की बनाओगे। ठीक है, ये ऐसे करके और फिर इसको डबल करके आप इसको सेल्स का रूप दे सकते हो, ये इस तरीके से करके। ये कोशिकाएं हो गई है ना इसकी, अगर आप ऐसे डिवाइड कर देते हो तो। ठीक है, तो ये आपके प्रकार हो गए किसके, जो हमारी ग्रंथियां हैं या ग्रंथिल कोशिकाएं हैं उसके अंदर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाओं के। अब संयुक्त नलिकाकार जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो है वो किसका उदाहरण है, संयुक्त नलिकाकार कुप्पिकार कोशिका का क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा जो जनन ग्रंथियां होती है, बार्थोलिन और काउपर्स ग्रंथियां, वो भी इसी का उदाहरण है। फिर है, ये तो थी कोशिकाओं की संरचना और संख्या के आधार पर ग्रंथिल जो उपकला उत्तक है उसका प्रकार।
अब उपकला उत्तक का प्रकार जो है वो दूसरा प्रकार जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो किस आधार पर है, उसका आधार क्या है, निष्कासन के आधार पर। निष्कासन के आधार पर इसमें दो प्रकार है, एक तो है अंतःस्रावी और दूसरा है बहिःस्रावी। यदि ग्रंथियां यानी कोशिकाओं का समूह क्या करता है, अपना जो भी स्त्राव बनाता है, जैसे कि एंजाइम, मोस्ट ऑफ द इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, एंजाइम हो गया, श्लेष्मा हो गई, तो ये जो स्त्राव है वो क्या किया जाएगा, नलिकाओं के अंदर डाला जाएगा। मतलब शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये जो स्त्राव पहुंचेगा वो किसके माध्यम से पहुंचेगा, नलिकाओं के माध्यम से पहुंचेगा, या हम कहें कि नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये अपना जो भी इनके द्वारा स्रावित पदार्थ है, और इस पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं, ये किस में डालती है, रक्त में, और रक्त के माध्यम से ये कहाँ पहुंचता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो ये नेक्स्ट टाइप हो गया ग्रंथिल का, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर आपके तीसरा प्रकार जो है ग्रंथिल वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रकार दो बचते हैं, एक है तंत्रिका संवेदी और दूसरा है वर्णकित संवेदी। सबसे पहले हम समझेंगे तंत्रिका संवेदी। संवेदी जो है नाम आपको सामने दिया हुआ है, तो संवेदी मतलब विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करना, बाह्य उद्दीपकों को क्या करना, ग्रहण करना। कौन कौन से उद्दीपक होते हैं, जैसे कि हम लोगों को प्रकाश हो गया, आंखें ग्रहण करती है। टेस्ट है वो किससे पता चलता है, जीभ से पता चलता है। सूंघना होता है वो नाक से पता चलता है ना। तो विभिन्न जो संवेदनाएं हैं, वहां जो संवेदी ग्राही जो अंग है, वहां पर ये क्या होगी, तंत्रिका संवेदी जो हमारा उपकला उत्तक है वो पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो चौथा प्रकार है तंत्रिका संवेदी उपकला उत्तक। ठीक है, तंत्रिका संवेदी उपकला उत्तक, तो क्या होता है इसके अंदर, इसकी सारी कोशिकाएं स्तंभाकार होगी, रूपांतरण से बन रही है, तो स्तंभाकार कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। इन कोशिकाओं के ऊपरी सिरों पर पतले रोम पाए जाते हैं। देखो ऐसे होता है, ये ऐसे होती है, अगर इसकी शेप बनाती हूँ ना मैं, तो इस तरीके से ये संवेदी कोशिकाएं होती है ये। ठीक है, और इनके बीच बीच में जो सहायक कोशिकाएं होती है, जो इनको सहारा प्रदान करती है, वो होती है स्तंभाकार होती है। अब इनके अग्र सिरों पर क्या होते हैं, रोम होते हैं, और नीचे आधारीय सिरों पर ये इस तरीके से तंत्रिका तंतु क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंतु और आगे वाले हिस्सों पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया है ना, जो टेस्ट हो गया, वो गंध हो गया, तो इनको ये रोम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो संवेदी रोम पाए जाते हैं, और इनके आधारी हिस्सों पर ये इस तरह से इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, इनके आधारी हिस्सों पर तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये होता है संवेदी उपकला उत्तक। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, घ्राण अंगों की जो सूंघने वाले अंग होते हैं उसकी सिनेडेरियन कला में, अंतःकंठ की उपकला, स्वाद कलिकाओं में, आंखों के रेटिना पर, है ना। तो ये इस तरीके की पाई जाती है। उसके बाद लास्ट आपका आता है कौन सा, उपकला उत्तक में वर्णकित। पांचवा प्रकार कौन सा है, वर्णकित। कहाँ पाया जाएगा, रेटिना जो होता है हमारा आंख का, है ना, तो आंख के रेटिना के आधार पर एक ऐसी उपकला होती है जिसकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णकित उपकला कहते हैं। तो ये आपके जो उपकला उत्तक है उसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, यहाँ पर फिनिश होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो उत्तक हमारा प्रकार है वो पढ़ेंगे, संयोजी उत्तक को पढ़ेंगे।